ड्रेस हुआ करती थी, खाकी कलर की तो पैंट आती थी और व्हाइट रंग का शर्ट आया करता था, और उस पैंट के ऊपर भी छेद हुआ करता था, हाफ पैंट हुआ करती थी, और उसमें पीछे वो छेद होता है ना, फटी हुई होती है, उसमें दूसरा कपड़ा लगा के सिला हुआ टाइप में होता था ना, शर्ट सिला हुआ रहता अलग अलग धागे से, वैसे कपड़े पहन के वो अपने स्कूल में जाया करते थे। हमारे घर के अंदर कभी कभी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती थी, तो मेरे पिताजी गाय जो गोबर कर देती है सड़क पे, उस गोबर को इकट्ठा करके लाते थे और घर में सुखाते थे, और 2 दिन बाद उस गोबर से हमारे घर का चूल्हा जलता था। कभी कभी राशन नहीं होता था तो पड़ोस के घर से या पड़ोसियों से राशन मांग के लाया करते थे कि थोड़ा सा अनाज दे दो जिससे आज खाना बन जाए। वो दौर मेरे परिवार ने देखा, क्योंकि एक मजदूर का बेटा मजदूर का परिवार क्या कमाता और क्या खाता आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार लोग हैं, राइट सर। मेरे पिताजी ने बचपन के अंदर कचौरी बेचने का काम भी चालू किया। उन्होंने अपने हाथों से कचौरियां बेची ढाबे में जाके। ढाबा समझते हैं आप लोग, जो आपके यहाँ ढाबे रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पर जाके मेरे पिताजी कचौरी बेचते थे। छोटे से बच्चे थे तब, और वो कचौरी वाला जो दुकान का मालिक था वो बोलता था कपड़ा मार साफ कर, तो पिताजी वो काम किया करते थे मेरे फादर। मेरी बड़ी बुआ भी यही काम करती थी। पिताजी और बड़ी बुआ जी मेले के अंदर उस समय एक चिट चला करती थी, मुझे नहीं पता, उसमें वो निकलते थे, कूपन निकलते थे, उसको खोलो तो अंदर गिफ्ट निकलते थे, ऐसा कोई गेम खिलाया करते थे। हाँ, वो ऐसा कुछ था उस समय, लेकिन अभी तो उस समय तो बहुत कम पैसे, 5 पैसा या 5 आना, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, एक पैसा इस टाइप में आया करता था। हाँ, लाठी सिस्टम। तो वो काम मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने किया। बड़ा दुख देख देख के उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, और बड़ा दुख देखते देखते स्कूल के साथ साथ उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो राजस्थान में एक जगह है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अजमेर। अजमेर में एक कॉलेज है, डीएवी कॉलेज, उसमें मेरे फादर ने एडमिशन लिया, और मेरे फादर का बचपन का दोस्त उसी कॉलेज में उन्होंने भी एडमिशन लिया। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्त के पास खुद का किराए का कमरा हुआ करता था अजमेर के अंदर। अजमेर में खुद का एक कमरा हुआ करता था दोस्त का, और मेरे पिताजी ढाबे के अंदर रहा करते थे। ये ढाबा था, इसमें कचौरी पकड़ाते थे और यहीं पे सोते थे। दोस्त के पास पैसे वाला, थोड़ा पैसे वाला था तो उस कमरा अफोर्ड कर सकता था, लेकिन मेरे पिताजी कमरा अफोर्ड। अक्सर ये दोस्त बोला करता था मेरे फादर को कि तू एक काम कर, ढाबे पे काम करके रात को सोने के लिए मेरे पास आ जाया कर। तो मेरे पिताजी सोने के लिए यहाँ पे इसके कमरे में चले जाते थे। उस समय 2 टैबलेट चला करती थी मार्केट के अंदर। एक टैबलेट चलती थी जिसमें नींद आती थी, नींद आने की दवा, और एक टैबलेट उस समय चला करती थी नींद नहीं आने की दवा, जिससे नींद। मेरे पिताजी नींद नहीं आने की गोलियां खा खा के रात को 3-3 बजे तक पढ़ाई करते थे, 4-4 बजे तक पढ़ाई करते थे, क्योंकि दिन में तो वो क्या करते थे, कचौरी बेचते थे। पूरी रात पढ़ाई करते थे, सारे दिन कचौरी बेचते थे, पूरी रात पढ़ाई करते थे, सारे दिन कचौरी बेचते थे। हालात बहुत ज्यादा खराब थे परिवार के, कभी सपने में सोचा नहीं था। और जब गरीबी होती है तो 2 चीजें सिखाती है, या तो इंसान टूट जाता है या इंसान बन जाता है। या तो कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा या टूट जाएगा, राइट सर। पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत करी, मेहनत करते 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 उन्होंने अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे। और जब वो कॉलेज से निकले तो बहुत अच्छी उनको एक शानदार सरकारी पोस्ट मिल गई। मेरे फादर जॉइंट डायरेक्टर राजस्थान गवर्नमेंट बन गए, जो इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर के लेवल का पोस्ट था। और मेरे फादर की सन 2000 में सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। एक मजदूर का बेटा सीधा एक ऑफिसर बन गया। 25,000 रुपया महीना सैलरी, सरकारी कार पे लाल बत्ती, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर। जिस ऑफिस में बैठते थे उस ऑफिस में एसी लगा हुआ था। उस समय जब लोग एसी के बारे में जानते नहीं थे, एसी लगा हुआ था। मेरे फादर के हर डिपार्टमेंट की जितनी भी कोऑपरेटिव्स की अलग अलग मील्स हुआ करती थी, उसमें सेक्रेटरी होते थे 2-2। वो सेक्रेटरी उनके साथ हमेशा वहां पे बैठे रहते थे। मेरे फादर से मिलने से पहले कार्ड अंदर जाता था, आदमी बाद में जाता था। एक मजदूर का बेटा, जिंदगी 1 सेकंड में बदल गई। रातों रात वो सरकार का एक बहुत शानदार ऑफिसर बन गया। सब कुछ मिल गया जिंदगी में, लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई।
कचौरी बेचने वाला आज की तारीख में, जिसको पहले वो लोगों को सलाम करता था, अब लोग उसको सलाम करते थे। पहले वो लोगों को कचौरी पकड़ाता था, अब लोग उसको कचौरियां पकड़ा रहे हैं। हेलो, जिंदगी 180 कोण से बदल गई। अगर ऐसी लाइफ आपको मिले तो आनंद आ जाएगा। गजब सर, थोड़ा तेज, बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब सर। बढ़िया। सबको बढ़िया लगेगा क्या? पक्का मजा आ जाएगा ना? अरे बिल्कुल, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, मजा आ जाएगा, जिंदगी में खुशी आ जाएगी। आहा, क्या हो गया? एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। या खून खोलता है ना। अभी 2 मिनट रुको। मजा क्यों आएगा? मजा आ जाएगा ना? आप भी बोले थे। हाँ सर, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सरकारी नौकरी पिताजी की या सरकार की? पिताजी की थी। सरकारी नौकरी पिताजी की थी या सरकार की थी? नहीं, वो गवर्नमेंट की थी नौकरी। सरकार की। हाँ ठीक। सरकारी जो ड्राइवर मिला हुआ था वो पिताजी का था, सरकार का था? वो भी सरकार का था। वो बंगला जो मिला हुआ था वो पिताजी का था या सरकार का था? सभी कुछ सरकारी था। हैं? वो ऑफिस था जो सरकार का था या पिताजी का था? सरकार का था। तो फिर मेरे पिताजी का क्या था? उनका तो कुछ नहीं था, सिर्फ उनको तो वहाँ पे नौकर थे। वो तो नौकर थे, सिर्फ एक पोस्ट थी, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। नहीं, बाकी सब सरकार का था। अब 60 साल बाद जब मेरे पिताजी रिटायर होते और उनको पीएओ प्रोविडेंट फंड का जो पैसा मिलता, उसके अलावा मेरे पिताजी का क्या बचता? जीरो, कुछ नहीं बचता। बैठो। पूरी जिंदगी 60 साल नौकरी करने के बाद मेरे फादर को पैसा मिलता 70 लाख रुपया। या आप लोगों को अपनी भाषा, आपकी भाषा में समझा देता हूं, अगर आप होते तो आप लोगों को भी यही मिलता। 70 लाख रुपया मिलने के बाद क्या होता? 70 लाख रुपया मिलने के बाद आदमी रिटायर हो जाता है, और रिटायर होने के बाद उस ऑफिस में से जाकर बोलता है कि भैया एक पेन उठा लूं, तो वहां का चपड़ासी बोलता है दिमाग खराब हो गया है, पहले ऑफिसर थे, अब नहीं हो, चुपचाप कर रवाना हो जाओ। उस ऑफिस से कुर्सी उठा के नहीं ला सकता, तो मुझे बताइए वो सरकारी नौकरी किस काम की? उस ऑफिस से एक पेन नहीं ला सकता तो सरकारी नौकरी किस काम की? उस ऑफिस से एक चपड़ासी नहीं ला सकता तो सरकारी नौकरी किस काम की? यहां तक कि वो लाल बत्ती नहीं ला सकता तो वो सरकारी नौकरी किस काम की? मुझे ये बताइए आप लोग, जिसके पीछे हम लोग पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं और घूम रहे हैं। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद पैसा मिला 70 लाख रुपया। इस 70 लाख रुपए में से 50 लाख रुपया खर्च हो गया मकान में। कितना? मकान बनाने में। 10 लाख रुपया खर्च हो गया बच्चों की एजुकेशन में। किसमें? बच्चों की एजुकेशन में। और 10 लाख खर्च हो गया बच्चों की शादी में। कितना हो गया टोटल? 70 लाख रुपया साफ। 80 साल की उम्र में तक आते आते अकाउंट का बैंक बैलेंस हो जाता है मुर्गी का अंडा, जीरो। राइट सर? राइट सर? और 70 साल के बाद 80 साल की उम्र में बैंक बैलेंस होता है जीरो। और 80 साल की उम्र में वो अपनी बहू को बोलता है, ए बहू एक कप चाय पिला दे। तो बहू बोलती है चुपचाप कोने में बैठे रहो, फ्री होगी तब पिलाऊंगी। तो मुझे बताइए वो सरकारी नौकरी किस काम की, जहां पर 80 साल के बाद मेरा बैंक बैलेंस जीरो है और मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है और अब मुझे सलाम करने वाला कोई नहीं बचा? ऐसी नौकरी, ऐसी सरकारी ड्यूटी किस काम की, जहां पर हमारा भविष्य सिक्योर नहीं है, हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर नहीं है, और उसके पीछे हम पागलों की तरह भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं कि मुझे नौकर बना दो, मुझे नौकर बना दो, मुझे नौकर बना दो, पर मालिक मत बनाना। और आरसीएम बिजनेस बोलता है कि 100 साल का हो जा, जब तक तेरी आखिरी सांस चलेगी तेरे अकाउंट में पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अरे 70 साल के बाद इस आदमी को कोई काम नहीं देता। जब ये 70 साल का हो जाता है तो इस आदमी को कोई काम नहीं देता। तब आरसीएम बोलती है अब तेरा स्वाद है, अब तेरा आजा, तेरे को मैं काम दूंगी,
कोई काम दे या तो मुझे बताइए दोस्त, ऐसी नौकरी किस काम की। अरे मैं तो कह रहा हूँ वेंटिलेटर के ऊपर हो, और वेंटिलेटर के ऊपर होने के बाद भी मरते मरते भी फॉर्म साइन कर गए तो हो गई ज्वाइनिंग। इतना शानदार बिजनेस है ये, है जी, है या नहीं? अब पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी अगर हमारा बैंक बैलेंस 0 बन जाता है तो मुझे बताइए वो नौकरी किस काम की। कैसी लगी सरकारी नौकरी? बेकार बेकार सर, बिल्कुल बेकार, बेकार सर, बहुत बेकार बेकार। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी अच्छी लग रही थी, अब क्या हुआ है? इसलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाना चाह रहा हूं कि सरकारी नौकरी का पीछा करना बंद कर दो और वो समय को इन्वेस्ट करो। ये बात मेरे फादर को समझ में आ गई। उनको एक बात तो समझ में आ गई कि यार सरकारी नौकरी से मैं बड़ा तो नहीं बन सकता, अब करूं क्या? रास्ता ढूंढा, रास्ता नहीं मिला। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा था नहीं। हेलो, पैसा था नहीं, अब करें तो करें क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय अगस्त 2000 में भिलवाड़ा से एक कंपनी चालू हुई जिसका नाम था आरसीएम बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। कंपनी का नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरसीएम इसका लोगो हुआ करता था उस समय, जिसमें 3 राइट आया करते थे। क्या आया करते थे? 3 राइट आया करते थे। और आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि शायद आप में से कोई भी उस समय मौजूद नहीं था, पर मैंने वो सारा दौर देखा है। मैं उस समय छोटा जरूर था, पर इतना छोटा भी नहीं था कि समझ में कुछ नहीं आता था। आरसीएम को मैंने अपने हाथों से इतने से इतना होते हुए देखा है। भिलवाड़ा से उस समय 1260 रुपए का 5 पैंटों का किट आया करता था। एक प्रोडक्ट था, सिर्फ 5 पैंट है। एक भिलवाड़ा से आदमी चलकर आया, उसने बोला शर्मा साहब एक कंपनी स्टार्ट हुई है जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है, वहां पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है। मेरे पिताजी को समझ में आ गया, उन्होंने फॉर्म साइन कर दिया। याद रखना, यहाँ पे फिर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब फॉर्म साइन किया तब उन्होंने अपने ऑफिस में किसी से राय नहीं ली करूं या ना करूं। उन्होंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद लोगों को आरसीएम बताया। लोगों को आरसीएम समझ में नहीं आया। उस समय आरसीएम में पिकअप सेंटर नहीं चला करते थे, उस समय आरडी सिस्टम चला करता था, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन शिप। पहली आरडी मेरे घर में खुली थी 25,000 रुपए से। मुझे आज भी याद है, 25 किट भिलवाड़ा से आए थे, 5 पैंट हो गए। और उन किट को पैक करने के लिए कागज का गत्ते का किट आया करता था, ब्लू कलर का, जो कहीं पे नहीं मिलता था, जयपुर में बनता था। मैं अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के वो किट घर में लाया था, और वहां पे बैठ के मेरी बहन, मेरी मदर और मेरे पिताजी और मैंने जमीन पर बैठ के वो 5 पैंटें पैक करी, और उन 5 पैंटे को किट को पैक करके लोगों को बताने निकलते थे। उस समय ब्लू रंग की एक किताब आया करती थी। वो किताब आप में से किसी के पास है या नहीं मुझे नहीं पता। एक ब्लू रंग की पतली सी किताब आया करती थी जिसमें आरसीएम का मार्केटिंग प्लान हुआ करता था। वो किताब हम उस बैग में डाला करते थे। मेरे पिताजी ने पूरी कॉलोनी में सबको आरसीएम बता दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। रिश्तेदारों को बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। लोगों ने मजाक बनाई, लोगों ने हंसी उड़ाई। और मेरे पिताजी का एक प्रॉब्लम था, जब जब उनका मजाक बनाते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे, उनके काम करने की कैपेसिटी डबल हो जाती थी। उनको बड़ा मजा आता था। वो आजकल कुछ समय पहले मैं एक बार फेसबुक पे देख रहा था, मेरे फादर का नेचर कुछ इस टाइप का था। वो आपने देखा होगा, शायद आप में से कोई मिला है मेरे फादर से? नहीं मिला, सुना तो होगा। उनके काम करने का जो तरीका था वो बहुत अजीब था, और बहुत मतलब मुझे आज भी याद है कि जब पहली एनिवर्सरी हुई थी भिलवाड़ा के टाउन हॉल में, जिसमें 400 लोग थे, उस समय मेरे फादर का 1 महीने की इनकम थी 1,27,000 रुपये महीना, जिसका स्टेटमेंट मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। पहले चेक से लेके जिंदगी में पहली इनकम, पहला चेक आया था 6,614 रुपए का, और तब से लेके टिल टुडे सारे स्टेटमेंट मेरे पास आज भी पड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है।
कोई देखना चाहे तो दिखा सकता हूँ, फोटोग्राफ भी देखना चाहे तो वो भी दिखा सकता हूँ, राइट। वो सब दौर था, निकलते गए। पूरी कॉलोनी में आरसीएम बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। और एक बात मैं जो बोल रहा था, मेरे फादर का एक प्रॉब्लम था। मैं एक पिक्चर देख रखा, एक सीन देख रहा था सर, सैनी साहब, मेरे फादर का नेचर उस टाइप का था। क्या है वो? बस वो उसी टाइप के थे। उनको जब भी कोई मना करता था बोला हाँ, अब तो और करके हाँ दिखाएंगे, ठीक है। लगे रहे। लगे रहे फादर। और जब पूरी कॉलोनी में सबने मना कर दिया तो अपने घर से वो लगभग 250 किलोमीटर दूर एक शख्स को ये बिजनेस बताने गए। उनके वो बचपन का दोस्त था जो कॉलेज में उनके साथ था, उसको आरसीएम बताया, उसने मना कर दिया 4 दिन बाद आना। पिताजी फिर 4 दिन बाद वापस गए कि साइन कर, उसने फिर मना कर दिया कि 5 दिन बाद आना। याद रखना, देखिए समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, एक आदमी को ज्वाइन कराने के लिए 250 किलोमीटर दूर, वो भी 3 बार। ये होता था जुनून। मैडम आपको निकलना है तो निकलिए और रुकना है तो रुकिए, करना क्या है? तो मैडम फिर जाइए, फटाफट से जाइए। एक बार तालियां बजा दो। तो उस आदमी को वापस साइन कराने 250 किलोमीटर दूर गए थे। और अक्सर उनका जुनून इतना खतरनाक था कि मेरी मदर अक्सर पूछा करती थी कि आप इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? आपको जब सरकार इतनी सैलरी दे रही है, आपकी लाइफस्टाइल पूरी बदल गई है, आप क्यों इस बिजनेस के पीछे इतना भागते हैं? तो 2 बातें मेरे फादर की मेरे को आज भी याद है जो उन्होंने बोली थी, और वो 2 बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूं। पहली बात उन्होंने बोली थी कि ये बिजनेस जो है उसकी पावर को उन्होंने उस समय समझ लिया था। मेरे फादर की डायरी में लिखा हुआ है आज भी। आज जो आप ये बातें सुन रहे हैं ना, ये बातें सन 2000 में उन्होंने अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में अपनी डायरी में लिख दी थी, और डायरी मेरे पास आज भी पड़ी हुई है डेट के साथ। उन्होंने भविष्य बता दिया था कि इसमें ये होगा, और वो सब चीजें हो रही है। वो सब चीजें हो रही है, और मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं, लिखी हुई है मेरे पास उनके हाथ से। उन्होंने बोला था बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। मैंने कहा कैसे? मम्मी ने पूछा, बोले ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, यहां पर सारा पहला काम कैश का काम है, इसलिए उधारी 1 रुपए की नहीं। दूसरा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 है, मतलब प्योर सिक्योरिटी। और तीसरी बात उन्होंने बोली थी, इंडिविजुअल आदमी मरते हैं, टीम कभी नहीं मरती, और जब टीम काम करेगी तो बच्चों का भविष्य होगा। ये बात उन्होंने मेरे को हमारे को उस समय बोली थी, और मैं इसलिए इसके पीछे इतना पागल हूं। वो चलते गए। और दूसरी बात उन्होंने जो बोली थी वो ये बोली थी, अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी में कचौरी बेचकर 25,000 कमा सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, कभी 5 लाख की सोची? आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं, कभी 2 लाख की सोची? आप महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, कभी 10 लाख की सोची? आप महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, कभी 10 करोड़ की सोची? इसलिए नहीं सोची कि सेटिस्फाई हो गए, जो आ रहा है वो बेहतर है। और ये सोच को ब्रेक कर दो, तोड़ दो। अगर आप महीने का 20,000 कमा सकते हो तो आप 20 लाख भी कमा सकते हो। रास्ता हम बता रहे हैं, जरिया हम बता रहे हैं। बात समझ में आ गई, चलते गए और उस दोस्त के पास वापस पहुंच गए। 3 दिन बाद उस दोस्त को जबरदस्ती साइन करवाया, और साइन करा के उसकी दुकान पर लिख कर आए थे कि आज से इतने साल बाद मेरे महीने की इनकम इतनी होगी। दोस्त कई लोगों ने मजाक बनाई, पिताजी को समझ में आ गया कि नहीं ऐसा होता है और करके रहूंगा। दोस्त को उठाया, 4 लोगों से मिले, 4 लोगों को फॉर्म साइन कराया। वो थी मेरे फादर की पहली लेग जो वहां से चालू हुई थी। और वो बचपन का दोस्त और कोई नहीं है, वो बचपन का दोस्त है इस बिजनेस के डायमंड, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़। उसके बाद उन्होंने कूच किया हरियाणा की तरफ। हरियाणा से टीम को डेवलप करना चालू किया, तो बस साहब के साथ, इनके साथ
पूरा नेटवर्क बिल्ड करते हुए खींचते हुए चले गए। आज दोस्तों मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, 2013 में उनका देहांत हो गया। और जो इस बिजनेस की नेचर है कि बिजनेस आपकी पीढ़ियों को ट्रांसफर होता है, ये बिजनेस मेरे पास आया, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया का ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप दुनिया में रहें चाहे ना रहें, उसके बाद भी आपके बेटे को किसी के सामने जाके 10,000 के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो टीम, जो नेटवर्क आप बिल्ड करके जाओगे और जो लेवल आप छोड़ के जाओगे, वहीं से आप इस बिजनेस को चालू करोगे और आपकी इनकम वहीं से चालू होगी। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। ये बिजनेस मेरे पास आया। जब ये बिजनेस मेरे पास आया, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मैं ऑलरेडी क्या कर रहा था और क्या मेरी क्वालिफिकेशंस है। आईटी इन कंप्यूटर्स, उसके बाद मैं एमबीए किया सेल्स मार्केटिंग में यूरोप से। यूरोप के अंदर एक देश है इटली, इटली का एक शहर है मिलान, वहां से। उसके बाद इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, डायमंड से मतलब समझ गया हीरे को, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। गूगल में डालेंगे तो पता लग जाएगा आप लोगों को। शॉर्ट नेम है IGI, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट। वहां से मैंने डायमंड की ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बेल्जियम से। उसके बाद मैं डायमंड के बिजनेस में उतरा। मैं डायमंड के बिजनेस में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि मैं विदेशों से हीरे मंगाता था और हिंदुस्तान में सेल करता था। मेरा काफी अच्छा काम था। मेरी खुद की एक एक्सपोर्ट यूनिट थी। उस सब काम को मैं बहुत तेजी से कर रहा था। लेकिन मेरे फादर के एक बात मेरे को बोली थी कि तू दुनिया का कोई भी काम कर ले, पर इससे बेहतर काम कोई नहीं हो सकता। वो दिन था, 3 ऑप्शन मेरे पास थे। पहला, फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे तो सरकारी नौकरी। दूसरा, मेरा डायमंड का बिजनेस। और तीसरा, RCM बिजनेस। 3 रास्ते मेरे पास खुले हुए थे। पहला काम, सरकारी नौकरी। मेरे परिवार वालों ने मेरे को बोला, सरकारी नौकरी है, छोड़ना मत। ओके। कुछ दोस्तों ने बोला, डायमंड का बिजनेस सेट है, छोड़ना मत। सबने अपनी राय मेरे को दी। लेकिन जब RCM का नाम आया तो मुझे किसी ने राय नहीं दी। मैंने अपनी सरकारी नौकरी को लात मारा। मैंने क्लियरली मना कर दिया, मुझे जॉब नहीं करना, जस्ट ओबे द बॉस। मैं नहीं बन सकता। जॉब को मैंने क्विट किया। जॉब के बाद मैंने अपना खुद का डायमंड्स के बिजनेस को वाइंड अप किया। फुल टाइम RCM बिजनेस में उतरा। जब मैं RCM बिजनेस में उतरा था, उस समय मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था, कोई सिखाने वाला था नहीं, क्योंकि सारी अपलाइन बिजी थी। सारी टीम अपने अपनी टीम में लगी हुई थी। अपने आप को रगड़ रगड़ के जैसा बोलता था वहां से करता यहाँ तक। फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने शुरुआत कहाँ से फर्क करी है, फर्क ये पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। और मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ और आपको भी यही सिखाना चाहता हूँ। फर्क ये नहीं पड़ता कि आपको किसने ज्वाइन कराया या आप कब ज्वाइन कर रहे हैं। फर्क ये पड़ता है कि आपको जाना कहां पर और आपके कर्म क्या है। अपने कर्मों को कन्वर्ट कर दो RCM बिजनेस में, रिजल्ट ऊपर वाला ऑटोमेटिक देना चालू कर देगा। बात समझ में आ रही है? इससे सरल व्यापार पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, जहां पर न एजुकेशन की जरूरत है, न इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, न क्वालिफिकेशन की जरूरत है, न उम्र की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज की जरूरत है और वो है सिर्फ जुनून और खुद पर बिलीव। अगर ये आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। आज मेरे पास सब कुछ है। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। मेरा लाइफ स्टाइल टोटली अलग है। जिस चीज पे मैं हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरे वो सपने जो मैंने सपनों में भी नहीं देखे थे, वो भी पूरे हो गए। क्या बोल रहा हूं मैं? जो सपने मैंने, हिंदुस्तान का ऐसा बड़ा कोई शहर नहीं है जहां पर मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। और उससे बड़ी बात और बता देता हूं, मेरे ऊपर बैंक का कोई लोन नहीं है। जयपुर के अंदर मेरा मॉल का काम चल रहा है, शायद आप लोगों को नहीं पता, बता देता हूं। मैं बहुत बड़ा मॉल बना चुका हूं, 1.5 महीने में कंप्लीट होने वाला है, लास्ट स्टेज पर आ चुका है। कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए मैंने उसमें लगाया है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर 6 मंजिला 7 मंजिला मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, जिसमें आलीशान RCM वर्ल्ड खुलने वाला है। बहुत जल्दी मेरे पास गाड़ियों की कमी नहीं है। हाँ, पिछली बार भी शायद मैंने बताई थी कि मेरे पास उस समय लिमिटेड कारें थी, आप मेरे पास अनलिमिटेड कारें हैं। सब कुछ है, सब कुछ। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि मेरे पास क्या आने वाला है उसका भी हमें पता रहता है। दुनिया के अंदर 2 महीने बाद 4 महीने बाद लोगों के साथ क्या होने वाला है उनको नहीं पता, पर हमें पता है कि 2 महीने बाद हमारे पास क्या आने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा भगवान होता है, लेकिन भगवान की कसम
आपकी सारी चीजों को पूरा करता है। आज सब कुछ है, सब कुछ। बहुत जल्दी आप लोग मेरे को मेरी वैनिटी वैन में भी देखेंगे। वैनिटी वैन तो जानते ही हैं, मेरी वैनिटी वैन तैयार हो रही है दिल्ली में। उस वैन में 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा हूं मैं। 1.5 करोड़ रुपए की सिर्फ वैन बनवा रहा हूं मैं, जिसमें मैं अंदर ही सोऊंगा, अंदर ही खाऊंगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। मीटिंग करने भी उसी में जाऊंगा, कोई रूम किराए पे नहीं लेना। अंदर वैन खड़ी करी, अंदर आराम से सब कुछ, सब फैसिलिटीज कंप्लीट। अगर शाहरुख खान घूम सकता तो हम क्या शाहरुख खान से कम है क्या? ये ताकत है इस बिजनेस की। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सब मिलेगा इस बिजनेस। मेरे लाइफ स्टाइल, मैं अपने बैंक में जाता हूं, मेरा सीए मेरे से बोलता है, मेरा बैंक का मैनेजर, सैनी साहब, रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। बोले 25 साल से इस बैंक में नौकरी कर रहा हूं, 25 साल मेरे को इस बैंक के मैनेजर बने हुए हो गए। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत से बिजनेसमैनों को देखा जो बैंक में आते हैं, पैसा जमा कराते हैं और निकालते भी है। ये पहला भूत है तू जो बैंक में सिर्फ आता है, निकालता ही निकालता है, जमा क्यों नहीं कराता? मुझे याद नहीं आता दोस्तों कि मैंने कभी अपने अकाउंट में 1 रुपया भी जमा कराया है क्या? क्योंकि मेरी पाइपलाइन कहां से आ रही है? अपने घर में कनेक्शन ले लो फटाफट। अपने घर में कनेक्शन फटाफट से ले लो। 3 से 5 साल के लिए भूल जाओ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि ज्वाइन करते कैलकुलेशन में घुस जाते हैं, और जब जब कैलकुलेशन में घुसोगे बर्बाद होगे। स्कूल में पढ़ाई करते हो तब कैलकुलेशन में घुसते होगे कि आगे क्या बनूंगा, तो यहां क्यों घुसते हो? ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान खोलते हो तो उस दुकान में घुसते होगे कितना प्रॉफिट होगा, वहां तो खुद को सेटिस्फाई कर लेते हो कि नहीं 2 साल तो लगेंगे दुकान जमने में, हाँ पैसा तो लगेगा नौकरी करने में, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूं। तो यहां पर आते हो तब हिसाब क्यों लगाते हो? है जी, मैं बताऊं कारण क्या है। हमने इस 5,000 10,000 का जो माल खरीदते हैं ना, इसको 5,000 का बना रखा है। इसलिए जिस दिन ये सोच के खरीदोगे ना भैया ये 5,000 के डायमंड क्लब का सामान नहीं है, ये मैंने 50 लाख का सामान खरीदा है, देखो तो आप क्या रॉकेट बन जाते हो। सोच को बदलो, 5,000 को 50,000 पे। और पहली चीज भूल जाओ कि आने वाले 5 साल तक आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर हकीकत में बहुत बड़ा कमाना चाहते हो तो ये छोटे छोटे मुर्गी की कहानी सुनिए ना, कि मुर्गी काट दो सारे अंडे एक ही बार में बाहर आ जाएंगे। वो कैलकुलेशन बंद कर दो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप मुर्गी को दाना खिलाओ, कुछ नहीं है। एक दिन सोने के अंडे इतने निकलेंगे, इतने निकलेंगे, समेट से भरेगा। हमारे से पूछिए, 1 तारीख को बिजनेस 30 तारीख को क्लोज होता है सैनी सर, 1 तारीख की सुबह 7 बजे स्टार पल मैं, 11 बजे एमरल्ड, 2 बजे रूबी, 4 बजे स्टार रूबी। मेरा पिन बदल रहा है 1 तारीख को, अभी तो 30 दिन बाकी है। 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है मेरा बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट वैल्यू की बात करें। स्ट्रक्चर पता ही होगा, नहीं है तो बता दूं। और ये सिर्फ काम से हुआ है, बातों से नहीं हुआ है, राइट। और 140 करोड़ की आबादी आपका इंतजार कर रही है। छोड़ दीजिए, ये मैं, ये 2 लेके हैं, एक तरफ डायमंड, दूसरी तरफ डायमंड, एक तरफ एस वत्सर और दूसरी तरफ विजेंद्र सिंह राठौड़। एक का टर्नओवर 50 करोड़, दूसरे का ये मिनिमम है, इससे ऊपर ही जाता है। और यहां मैं मर के 7वें जन्म में भी फिर आऊंगा ना धरती पे, तब भी यही मिलने वाला है। अगर याद रह गया तो, अगर याद रह गया ना तो आके फिर लेके संभाल लूंगा कि भैया लेके तैयार है, संभालनी है। ये पावर है, क्योंकि दोस्तों किसी आदमी ने तो 0 से शुरुआत करी थी, किसी आदमी ने 0 से। आज अगर उस समय फादर नहीं लगे होते या वो हार मान जाते तो शायद आप लोग यहाँ पे नहीं होते। और ये टीम डेवलप होती गई, बहुत से हीरे मिले। विजेंद्र सिंह जी के साथ उनकी टीम के हीरे मिले, इधर से वत्स साहब के साथ उनकी टीम के हीरे मिले।
आज जैसे विजय आपके अपलाइन में आते हैं मिस्टर विजय विरोधिया जी, आज राकेश शर्मा जी, ये सब उस टाइम के हीरो हैं। ये सब उस समय छोटे छोटे हुआ करते थे, मैं इनको देखा करता था, आज सारे स्टार बन गए और ये समय आपका इंतजार कर रहा है। वो जुनून पैदा कीजिए दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ निर्णय लेना है कुछ चीज़ों का। आज लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। ये आदमी आपके सामने खड़ा है, 6 लाख रुपया महीना में मैं मात्र GST भरता हूँ। GST इनकम अलग है। हाँ, ये तो सरकार वैसे ही ले जाती है, नहीं मांगूंगा तो भी देने पड़ते हैं। उसके बाद साल में 4 बार एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि पैसा भी एक नंबर में आता तो जाता भी, लेकिन टेंशन नहीं है। मैं बताता हूँ ये लाइफ स्टाइल क्या होती है आप लोगों को। बोर तो नहीं हो रहे हैं? और ये आपका इंतजार कर रहा है दोस्त। आज मैंने मॉल की जो सीरीज चालू करी है, मेरा जयपुर में एक ओपन है, इसके तुरंत बाद में दूसरा प्रोजेक्ट चालू करूंगा, तीसरा करूंगा। कसम खाइए हिंदुस्तान के किसी भी शहर को नहीं छोड़ूंगा। हर बड़ी सिटी के अंदर एक मॉल डालूंगा और उसमें RCM वर्ल्ड खोलूंगा। ये मेरा सपना है। क्योंकि अब मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। अब मैं पैसे के लिए काम, अब कैसी जिंदगी चाहिए आपको यार? कैसी जिंदगी? दिल्ली एयरपोर्ट पर था, मुझे घड़ियों का बहुत शौक है। 2 शौक मेरे बड़े खतरनाक है, घड़ी और गाड़ी। गाड़ियां ऑलरेडी काफी है, घड़ियां मेरे पास काफी है। ये जो ब्रांड मैंने पहन रखा है ना, इसकी रेट सुनोगे तो शायद रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए ना बताऊं तो बेहतर ही है। ट्यूबलाइट को सर्च कर लेना एक बार गूगल के ऊपर, इसकी मिनिमम घड़ी कितने की आती है वो पता लग जाएगी आपको। अभी सर्च कर लो। ये उसकी वॉच है, सबसे सस्ती घड़ी 10 लाख रुपए की आती है। मेरे पास गोल्ड की वॉचेस है काफी। मैं इसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। वो वॉच में पहन के नहीं आया। दिल्ली एयरपोर्ट पे था सैनी साहब, एक शख्स एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे। RCM की ताकत दिखाने जा रहा हूँ। कितने की है भैया? 10 लाख। मैंने क्या बोला था अभी? इसकी एक्चुअल कॉस्ट 22 लाख रुपए है। और ये मैं तो नहीं बोल रहा, गूगल ही बोला है। अब आप बोलोगे यार रवि जी झूठ बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हो गई, तो गूगल सर्च कर लो यार। अभी आगे बताने जा रहा हूँ। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, मेरे पास गोल्ड की वॉचेस काफी है, मैं सोने की घड़ियां काफी पहनता हूँ। मुझे घड़ियों का कलेक्शन मेरे पास कम से कम ऐसी मेरे पास 25 से 30 घड़ियां हैं। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था, एक सज्जन मेरे साथ खड़े थे। RCM की ताकत दिखाने जा रहा हूँ, कितनी बड़ी पावरफुल चीज है ये। एक शख्स खड़े थे, उनकी उम्र लगभग 50-55 साल की थी। वो मेरे साथ खड़े थे। एक घड़ी वहां पे पड़ी थी जो आज पहन के नहीं आया। वो घड़ी हम दोनों देख रहे थे, लिमिटेड एडिशन का सिंगल पीस पड़ा हुआ था। हम दोनों उस घड़ी को देख रहे थे। अब फर्क इतना सा था कि खरीदना वो भी चाहते थे, खरीदना मैं भी चाहता था, और सेल्समैन हमें देख रहा था। सेल्समैन को ये पता लग गया दोनों फर्जी हैं, खरीदेंगे तो है नहीं, क्योंकि इतनी महंगी घड़ी हर कोई जनरली लेता नहीं है। मैं एयरपोर्ट पे था, मेरा दिमाग मेरे को बस चीज, आज लाइफ वो हो गई है कि बस चीज समझ में आनी चाहिए। चीज समझ में आ गई, मैं खरीदता हूँ। चीज समझ में आ गई, मैंने कार्ड निकाला, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस है। और आप सैनी साहब तो जानते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस आसानी से बनता नहीं है, मेरे पास अमेरिकन है। मैंने अमेरिकन अपना कार्ड निकाला, पेमेंट को क्लीन किया, पेमेंट के लिए घड़ी उठाई। उस शख्स ने मेरे से एक्सक्यूज भी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली? तो मैंने कहा इसमें क्या हो गया सर, आप क्या करते हैं? मैं कहा आओ कोपचे में। हम तो इंतजार में रहते हैं, हमारे से कोई बस पूछे क्या करते हैं। मैं कहा आ जाओ कोपचे में। फिर उनको मैंने पूरा बताया। तो उनका एक आखिरी में एक सवाल था मेरे से कि आपकी बातें तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या सच में ऐसा होता है क्या? मैंने कहा सर मैं इसका ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल तो आपको नहीं दूंगा, यहीं पे दे देता हूं। आप सोच रहे थे, मैंने खरीद ली। आप सोच रहे थे 55 साल की उम्र में, और मैंने इस उम्र में खरीद ली। आपको ये नहीं पता कि 2 महीने बाद आपके साथ क्या होने वाला है, पर मुझे पता है कि 2 महीने बाद मेरे अकाउंट में कितना आने वाला है। तो
सिक्योर आप ज्यादा हैं या मैं ज्यादा हूँ सर? अच्छा, आपने करोड़ों रुपया लगा रखा है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है। वो मेरी शक्ल देखी बोला अनबिलीवेबल, मैंने कहा इट्स बिलीवेबल, ये संभव है सर। तो उसके बाद उन्होंने अपना कार्ड दिया, उसके बाद मैंने उनके प्रोडक्ट्स उनके घर पहुँचवाए। आज कंडीशन ये है कि वो शख्स आरसीएम के प्रोडक्ट को काम में ले रहे हैं, ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, काम नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है अभी, लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई कि उनको आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए और उनके मुंह से एक बात निकली कि यार दुनिया में क्या क्या होता है। मैंने कहा सर एक दायरे से बाहर निकलोगे तो दुनिया बड़ी खूबसूरत भी है। हमने क्या कर रखा है, हम लोगों ने अपनी मेंटेलिटी को परचूने की दुकान में समेट के रखा हुआ है। उस परचूने की दुकान से बाहर निकल के देखो, है बहुत कुछ है, एक भविष्य इंतजार कर रहा है, पर उस सोच को बाहर निकाल के देखोगे तब। कुएं के मेंढक मत बनो, कुएं से बाहर निकल के देखो कि दुनिया भी है। राइट सर, ये चीज थी। और इसी के साथ दोस्तों फिर आज लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई, सब कुछ है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो 4 काम करना है, कर सकते हैं? और तो नहीं हो रहा आप लोग? समय ज्यादा तो नहीं ले लिया मैंने? देखिए मेरी तबीयत खराब है, लग रहा है आप लोगों को? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 काम करने हैं। पहला, ये बिजनेस जब आप चालू करोगे तो लोग अटैक करेंगे आपके ब्रेन के ऊपर। ये पहला माला जो है आपका सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सीधा हमला कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। जब आप चालू करते हैं तो लोग आपके दिमाग पर अटैक करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो पागल बनाने के काम है। अबे यार 23 साल से हम पागल ही बना रहे हैं, है या नहीं? तो आपको बेसिकली अपने पहले फ्लोर को मजबूत करना है। कोई कितना भी हमला कर ले, आपके पहले फ्लोर में वायरस नहीं आना चाहिए, पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। अगर यहां से ये पैरालिसिस हो गया तो आपकी आधी बॉडी काम करना बंद कर देगी, और जब पैरालिसिस होगा तो आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, नेटवर्क इंडस्ट्रीज को आप क्विट कर जाएंगे और आप अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। तो पहली चीज, अपने पहले फ्लोर को 5 साल के लिए पत्थर का बना लो। किसका बना लो? पत्थर का बना लो। कोई कितना भी हमला करे, मैं नेगेटिव होने वाला उसमें पहला काम क्या करना है? पहला काम लगातार आपको 1 से लेकर 10 तारीख तक डायमंड क्लब पर फोकस करना है। 5000 का राशन कोई बड़ी चीज नहीं होती है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम का राशन आप इजी गोइंग उसको पूरा कर सकते हो, खा सकते हो, खिला सकते हो, ला सकते हो, फोकस कर सकते हो। अपने दिल पे ईमानदारी से हाथ रख के एक बात मुझे सच सच बताना, अगर आप सारे लोग मिलके 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर लो और अगले मीटिंग के लिए 2-2 लोगों की तैयारी कर लो, तो आप लोगों को टेक्निकल पे आने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 महीने। 8 से 12 महीने के अंदर आपके पूरे हरिद्वार का नक्शा बदल जाएगा, आपके बिजनेस का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ एक, नाव बड़ी खूबसूरत है पर एक छेद कर दिया। क्या कर दिया? पूरी ऐसी की तैसी कर दी नाव की। एक तालाब के अंदर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमारे में से एक भी कमजोर कड़ी, हमारे में से एक भी कमजोर आदमी हमारे बिजनेस को, हमारी सोच को, हमारे व्यापार को, हमारे परिवार को, हमारे आने वाली जनरेशन को खोखला कर देता है। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसलिए पहला काम अपने डायमंड क्लब पे फोकस करना। पहला चीज अपने मेंटेलिटी के ऊपर हमला होता है, उस पर उसको सहन करना सीखना है, पत्थर बनाना है। पहला वर्क। सेकंड काम, कभी कंपनी पे शक मत करना। दूसरा काम क्या करना है? आरसीएम बिजनेस दुनिया की, मैं दुनिया की बोल रहा हूं, किसकी बोल रहा हूं? ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है। पहली कंपनी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि ये वो कंपनी है जिसके पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं। उसके बाद 200 डिपो, उससे भी ज्यादा, और उन 200 डिपो में से 80% डिपो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। आपके शहर हरिद्वार या आसपास में कंपनी की प्रॉपर्टियां होंगी, मुझे नहीं ध्यान, प्लांट भी है। अब बताइए इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? तीसरा काम, ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एक आम आदमी के बारे में सोचा। ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसका ओनर एक आम आदमी से एक आम आदमी की तरह मिलता है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो अपने 80% प्रोडक्ट खुद बनाती है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो आपको प्रोडक्ट बनते हुए दिखाती है।
ये दुनिया की पहली कंपनी है जो 23 साल से लगातार काम कर रही है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एक पैंट पीस से चालू किया, आज 500 प्रोडक्ट हैं। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो 2030 की प्लानिंग अभी से कर रही है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसका मालिक पूरी रात जाग के कंपनी को और लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम कर रहा है। अगर ऐसी कंपनी पर अभी भी आप शक करते हैं, डाउट करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, तो किसकी किस्मत खराब है, कंपनी की या हमारी? सोच लेना। दूसरा काम, कंपनी पे शक। तीसरा काम जिसको अपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो है प्रोडक्ट्स को लगातार काम में लेना। अपने बच्चों को जितना प्यार करते हो उतना प्यार आरसीएम के प्रोडक्ट को करना सीख लो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आरसीएम का प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वो जान है। जितना ज्यादा काम में लोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, और जितना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा उतने तेजी से आप लोगों के सामने अपनी बात को रख पाओगे, अपने बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। राइट सर? आपको चौथा काम ये करना है कि प्रोडक्ट्स को अपने परिवार का हिस्सा बनाना है, डायमंड क्लब को लगातार फोकस करना है, और कोई भी टारगेट है उसके ऊपर काम करना है। अभी गामा ओरिजिनल अल्टीमेट प्रोडक्ट, मैं खुद उस प्रोडक्ट की इतनी तारीफ करता हूं कि आज मेरी खुद की बॉडी में उस प्रोडक्ट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने अपने आप को ही, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि उसको समय लगा, उसको लोगों तक पहुंचने में समय लगा, लेकिन उसके रिजल्ट जो आए हैं वो पूरे हिंदुस्तान के वो लोग बोल रहे हैं जिनका आरसीएम से कोई लेना देना नहीं है। चीजें हैं हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, चला नहीं पा रहे, ताकत को समझ नहीं पा रहे। तो आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। करेंगे 100%? करेंगे। चौथा काम क्या है दोस्तों? अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धो के पीछे बढ़ जाओ। अगर आपने आज ज्वाइन किया या आप मेरे लेवल पर भी हो तब भी अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धो के पीछे पड़ जाओ। जीना हराम कर दो। सर मुझे बोलना सिखाइए, मुझे मार्केटिंग प्लान देना सिखाइए, मुझे घर में होम मीटिंग करिए, मुझे स्टेज पे कैसे बोला जाता है वो सिखाइए। रात को सोने से पहले घर पहुंच जाओ, सुबह उठने से पहले घर में रहो, कुछ भी करो। यहां तक नहीं माने तो कपड़े फाड़ दो, क्योंकि आरसीएम वो बिजनेस है जहां कपड़े फाड़ने से भी पैसा आता है। राइट सर? अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ये 4 काम पे अगर आपने ढंग से फोकस किया तो बाकी काम आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी। बाकी काम आपको ऑटोमेटिक, ये 4 काम करने कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं हम लोग। ये 4 काम पर हमें फोकस करना है जिससे हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और एक दिन ऐसा मुकाम आएगा जिसकी कल्पना आपने कल्पना में भी नहीं की होगी। मैं बताता हूं आप लोगों को, कई लोगों को घमंड होता है कि यार मैं ऑलरेडी पैसे वाला हूं, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है? आई एम ए डॉक्टर, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है? आई एम ए इंजीनियर, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है? आई एम ए किसान, मेरे पास 600 बीघा है, मेरे पास 800 बीघा है, मेरे पास 1000 बीघा है, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है? गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना, गलतफहमी निकाल देना उनके दिमाग से। मुझे पता आप ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनके दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। अच्छे करोड़पति भी इस बिजनेस के आगे फेल है। अब कैसे है बताता हूं। आवाज में कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? कैसे है ये बताऊं आप लोगों को? मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। मेरे साथ रियल में ऐसा हुआ था। ये बात है जयपुर की। मेरी बहन, मेरी छोटी सिस्टर, जिसकी शादी हुई और जिस परिवार में उसकी शादी हुई, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। फैमिली कैसी है, डिसीजन आप लोग बताना मेरे को कि कैसी फैमिली है। मेरी बहन जहां उसकी शादी हुई, उनका 5 स्टार होटल है जयपुर में, 4 से 5। पूरे यूरोप की 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के और कारपेट्स के शोरूम है, हैंडीक्राफ्ट्स के शोरूम है। मेरी सिस्टर का खुद का पर्सनल उनके घर में हेलीकॉप्टर है। 80-90 कारें एट ए टाइम घर में रहती है। 2000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। होटल का नाम है, गूगल पे डाल के सर्च कर लो, होटल शिव विलास पैलेस, जयपुर राजस्थान। अभी डाल लेना, सर्च कर लेना, वो प्रॉपर्टी देख लो कैसी है। वो मेरे सिस्टर के ससुर जी की है, मतलब मेरे सिस्टर के हस्बैंड की है। राइट?
रूम सबसे सस्ता है 34,000 रुपया एक रात का किराया, और सबसे महंगा रूम है 7 लाख रुपए एक रात का। ठीक है, उस परिवार में मेरी बहन की शादी हुई। अच्छा, उनकी शादी में जो अंग्रेज आए थे सैनी साहब, लगभग 1,000 फॉरनर आए थे। उन सब फॉरनर्स को, लेडीजों को तो हमारे राजस्थान की घाघरा लुगड़ी, और जेंट्स को सलवा, वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, शेरवानी, उन्होंने सिलवा के दी थी। 1,000 फॉरनर आए थे मेरी बहन की शादी में, और बारात थी 3 से 4 हजार लोगों की, जहां मेरे बहन की शादी हुई। ठीक ठाक फैमिली है। कम तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। होटल का नाम भी बता दिया, ज्वेल एंड गोल्ड पैलेस के नाम से उनका जयपुर में शोरूम भी है, वो भी सर्च कर लेना। ठीक है, इंडियंस को डील करते नहीं है, टोटल फॉरेनर्स को डील करते हैं। टोटली उनकी पैलेस ऑफ व्हील, जिसका आप ट्रेन का नाम जानते होंगे, शाही ट्रेन, वो पूरी ट्रेन उन्होंने बुक कर रखी है इस साल की, पूरी कंप्लीटली उसका टेंडर उन्हीं के पास है। क्या हुआ, ठीक ठाक है मामला? नहीं, आप लोग बड़े शांत शांत लग रहे थे, तो मुझे लगा। वहां मेरी बहन की शादी हुई। मेरी दूसरी बहन दिल्ली में, उनका स्टोन्स का बहुत बड़ा काम है। वो टॉप 5 दिल्ली के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक आते हैं वो। मतलब स्टोन्स का, इटालियन स्टोन्स का बहुत बड़ा वर्क है। मेरी दूसरी बहन उस परिवार में है। मेरी दोनों बहनें वेल सेटल्ड है, मेरे को छोड़ के। मैं सेटल नहीं हूं, मैं हो रहा हूं, मतलब मैं ऑलरेडी उनसे ज्यादा सेटल्ड हूं। समझ रहे हो आप लोग? अभी बताता हूं कैसे है। मेरी बहन के यहाँ पर फंक्शन था, मुझे बुलाया गया, भैया हमारे यहाँ पे फंक्शन है, तेरे को आना है। जब बहन के फंक्शन होगा तो भाई तो जाता ही है। मैंने कहा ठीक है, आऊंगा। मैं चला गया। अब पैसे वालों का दोस्त कौन होगा? पैसे वाला ही होगा। और वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, कोई रोल्स रॉय में, कोई लिम्बोजीन में, कोई मर्सिडीज में, कोई ऑडी में, कोई BMW में। आए है, एक से बढ़कर एक गाड़ियां धमाधम अंदर आ रही है। हम भी अपनी BMW में चौड़े होके गए, वहां ले जाके खड़ी कर दी साहब। अंदर से आवाज आई, आ जाओ रवि जी। मैं कहा बिल्कुल आ रहे हैं साहब। वहां 3-4 पुराने जानकार मेरे को मिल गए, पैसे वाले लोग थे। घमंड जो पैसों का होता है ना, कि मैं पैसे वाला नहीं करूंगा, सुनना। मेरे को अंदर बुलाया, मैं अंदर चला गया। मेरे को बोला, ओ रवि कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया। क्या चल रहा है? वही। क्या बोला मुझे? मैंने बोला हाँ वही। अरे चल रही है क्या? इस सवाल ने जीना आराम कर रखा है। तो मैंने कहा हाँ हाँ। कितनी चल रही है? मैंने कहा बहुत चल रही है। कुछ आता है क्या? मैंने कहा थोड़ा बहुत आ जाता है, खर्चा पानी निकल जाता है। हम राउंड टेबल पे बैठ गए साहब। अब राउंड टेबल पे बैठने के बाद उन लोगों ने बातें चालू करी। एक ने बोला मैंने फैक्ट्री डाली है, भी 400 करोड़ का टर्नओवर किया। एक ने बोला 200 करोड़ का किया, 300 करोड़ का किया। बातें बड़ी बड़ी हो रही थी। मैं मेरे चुपचाप बैठा हुआ था, मैं शांति से बैठा रहता हूँ। अब मैं शांति से बैठा रहा, मैंने सुनता रहा उनकी बातें। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आप लोग बोल रहे हो, इट्स ओके फाइन, ठीक है। अब बात क्या हुई दोस्तों, कि मेरे को एक सज्जन वहां पर बोले कि रवि एक काम कर बेटा, तू कोई ढंग का काम कर। अब मैं आश्चर्य में पड़ गया, ढंग का काम मतलब क्या? मैंने कहा बोलिए। बेटा तू तेरे जीजाजी की तरह कोई होटल खोल, बड़े बड़े शोरूम खोल। ये क्या हल्दी धनिया बेचता फिरता है पूरे जयपुर में, पूरे हिंदुस्तान में, सॉरी। तो मैंने कहा जी मेरे हल्दी धनिया में क्या कमी है? अरे कोई कोई इज्जत वाला काम कर यार। अब वो एक ने छेड़ा तो बाकी 3 तो ऑटोमेटिक मरे हुए मुर्दे जिंदा होने ही है। हमारे यहाँ पे ये क्वालिटी है, एक नेगेटिव बोला नहीं, 4 और निकल के आएंगे, पता नहीं कहां से। अब वो आ गए 4, वो चारों ने मेरी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिया। अब सर बहुत देर तक बेइज्जती होती है। पावर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इस RCM बिजनेस की ताकत बताने जा रहा हूं।
बात किसकी आई? मेरी? या तो हम आरसीएम वाले बोलते नहीं है और एक बार बोलने लगे तो फिर हम छोड़ते नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों उन लोगों का घमंड तोड़ने के लिए कि वो पैसे वाले हैं। मैंने कहा आपका फोन देना सारे के सारे। सबने बोला ये ले। मैंने भी अपना फोन जेब से निकाला, मैंने उनके फोन लिए, अपना फोन लिया, सारे फोन इकट्ठे करके बाहर चपड़ासी खड़ा था, एक आदमी खड़ा था, उसको पकड़ा दिया। उसको कहा इस गेट से बाहर जाके खड़ा हो जा। बोला फिर उस गेट को बंद कर दे और 2 महीने तक खाना अंदर आएगा और कोई अंदर नहीं आएगा। समझ में आई बात? 2 महीने तक सिर्फ, बाकी ना फोन अंदर आएगा ना आदमी अंदर आएगा। अब अंदर हम माथा फोड़े, एक दूसरे का सर फोड़े, फुटबॉल खेले, कबड्डी खेले, वो हमारा अटैक है। 2 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद हो रही है। वो मेरे को बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे सैलरी बांटनी है। दूसरा बोलता अरे मेरे को तो नहीं फैक्ट्री डाली, उसका माल मंगवाना है। तीसरा बोलता ये करना है। मैं क्या हो गया, हवा निकल गई आप लोगों की? आप तो करोड़पति लोग थे ना, अब क्या हो गया? आपका तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था ना, क्या हो गया? मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद भी मैं टेंशन फ्री अपने को बोल रहा हूँ कि 2 महीने बाद देखते हैं किसके अकाउंट में पैसा आता है और किसका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बिजनेस कौन है। ये रहा। मुझे कैद कर सकते हो, मुझे कैद कर सकते हो, मेरी टीम को तो नहीं कर सकते ना। अगर गलती से यहाँ पर आ गई ना तो ये होटल से ही देख के ईंट उठा के ले जाएगी, ध्यान रखना। बोले ऐसा होता है क्या? पर उनका बोलना था, मेरा फोन मंगाना था। मैंने रिफ्रेश किया, इधर तो आपको पता है मेरा बिजनेस तो नंबर और सेकंड में बदलता है। इधर मैंने रिफ्रेश किया 50,000, रिफ्रेश किया 1 लाख। बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बिजनेस चल रहा है। बोले कोई मजाक लगा रखी है क्या? मैंने कहा मजाक तो आप कर रहे थे, सीरियस मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा माल बिक रहा है दमादम। आप बताओ कि सिक्योर कौन, आप या मैं? आप बताओ कि लाखों रुपया लगाने के बाद जिंदगी किसकी बेहतर, आपकी या मेरी? अब मुझे बताओ कि चैन से कौन सोता, आप या मैं? अरे करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी आप लोग सिक्योर से जिंदगी नहीं बिता पा रहे, या 0 रुपया लगाने के बाद भी टांगी ऊंची करके 30 के दिन सोते रहते हैं। ये ताकत है जिंदगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए उन करोड़पतियों का मुंह बंद हो गया दोस्तों, वो उनका चेहरा लटक गया। अगर गलतफहमी दिमाग में पाल रही हो कि करोड़ों रुपया है, तो मैं कह देता हूं कि बड़े बड़े समुद्रों में अगर छोटी छोटी नदियां आके ना मिले ना तो समुद्र भी सूख जाता है। इसलिए याद रखना, आरसीएम वो व्यापार है जो कभी भी आपके समुद्र को सूखने नहीं देगा, आपको कभी जिंदगी में हारने नहीं देगा। दुनिया के हर व्यवसाय या हर काम में हो सकता है आपकी इनकम खत्म हो जाए, कम हो जाए, लेकिन यहाँ हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हर महीने होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक बार तो मेरी और टीसीजी की लड़ाई हो गई। टीसीजी ने मेरे को बुलाया, रवि कहां पर है? मैंने कहा आरसीएम वर्ल्ड में। जल्दी आ। मैंने कहा हुआ क्या? आ तो सही। मैंने कहा आया। मैं पहुंच गया टीसीजी के ऑफिस की तरफ। अब वो इधर से तो मैं ऑफिस में एंटर कर रहा, उधर से वो निकल रहे। मैंने कहा क्या हो गया? तो टीसीजी मेरे को बोला अरे यार 2 मिनट मेरे साथ चल। मैंने कहा चलो। अब टीसीजी धीरे धीरे भाग रहे, मैं भी भाग रहा, हम दोनों भाग रहे। मैं क्या हुआ? अरे यार काम अर्जेंट है क्या? मैंने कहा क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। अरे यार वो कर्नाटका में डिपो की गाड़ी जानी थी जो पहुंची नहीं अभी तक यार, पता करके आ रहा हूं। मैंने कहा अच्छा फिर? बोले यार वो 2 पिकअप सेंटर वाले का फोन आया यार, उनकी लड़ाइयों से मैं परेशान हो गया यार, आए दिन लड़ते रहते हैं, उनका भी हिसाब करना है। मैंने कहा अच्छा फिर? अरे वो फैक्ट्री डाली थी यार अपन ने, नहीं उस फैक्ट्री में माल आया, वो तुलसी पेंट का माल भी नहीं पहुंचा। मैंने कहा अच्छा फिर? मैंने कहा इतने परेशान क्यों हो, तो आरसीएम ज्वाइन कर लो। क्या कहा मैंने कहा इतने परेशान क्यों हो रहे, आरसीएम ज्वाइन कर लो। और वो मेरे को देखे क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा सही बोल रहा हूँ। मैंने कहा गलत क्या बोला? बोला कहना क्या चाहता? मैंने कहा फैक्ट्री किसकी? बोले मेरी।
इन्वेस्टमेंट किसका? बोले मेरा। टेंशन किसकी? बोले मेरी। मेरे को देखो 6 तारीख को अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, आपसे तो सिक्योर हूं। लगाओ फॉर्म सौरभ जी का आपका, मैं लाता हूं 6 महीने में रॉयल्टी पे आपको। अब डीसी जी सर खुजा रहे, बोले बात तो सही कर रहा है, बोले बात तो सही कह रहा है तू यार। मैंने कहा 23 साल में समझ में नहीं आया आरसी में भी। हम पूरी दुनिया को समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। लगे पड़े हो बिना बात के, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां डाले जा रहे हो। सब बंद करो, ज्वाइन करो फटाफट आरसीए को। और हंसने लग गया जोर जोर। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों से कि इस कंपनी के ऑनर से भी ज्यादा सिक्योर हम लोग हैं। उनको भी लाखों रुपए की टेंशन है, उनको भी माल बनाना है, भेजना है, पर हमें काहे की टेंशन है। और उसके बाद भी अगर आरसीएम समझ में नहीं आता तो दोस्तों किसको दोष दोगे? कोई कंपनी आपको 1 महीना पागल बना सकती है, 1 साल बना सकती है, 23 साल तो नहीं बना सकती यार। 23 साल, 2 दशक से ऊपर हो चुका है, भाई ने रखा है 2 दशक से ऊपर। इसलिए फ्रेंड सीरियस होइए। बातें करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा समय ले चुका हूँ मैं आप लोगों का, काफी लंबा समय टाइम ले चुका हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस बिजनेस पे कंसंट्रेट कीजिए, लगातार चलते रहिए। मेरे पास बातें खूब है बताने के लिए, मेरे पास कोई कमी नहीं, मैं रात कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली गालियां आप मुझे बाद में बकोगे एक साथ मिलके। इससे पहले कि अब आप लोग अंदर से मुझे बकना स्टार्ट करो, मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मिलकर वर्किंग पैटर्न स्टार्ट कीजिए, मिलकर काम कीजिए, अपनी टीम का सपोर्ट कीजिए, नेगेटिव को ढूंढना बंद कीजिए, पॉजिटिव को ढूंढना स्टार्ट कीजिए, और अपनी दोनों लेगों पर फोकस कीजिए। आपकी ये दोनों लेगे आपके 2 बच्चों के समान है, कभी भी इनमें फर्क महसूस न करें। मैंने कुछ चीजों लोगों को देखा है, एक बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे बेटे को कम प्यार करते हैं। ये अवधारणा अपने दिमाग से निकाल दो। अगर ये सोच रखोगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस अवधारणा को बदलो। इसका सबसे बेस्ट तरीका, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, 6 महीना। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। पहला महीना 60 and 40, 60 and 40 का रेशियो रखिए। 60% आपको इसमें काम करना है, 40% इसमें काम करना है। दूसरा महीना जैसे स्टार्ट होता है 40% इसमें काम करना है और 60% इसमें काम करना है। तीसरा महीना स्टार्ट होता है तो 60% इसमें काम करना है, 40 इसमें करना है। चौथा महीना स्टार्ट होता है वापस से तो 40% इसमें काम करना है, 60% इसमें काम करना है। अगर ये फॉर्मूला आपने अपनाया तो आपकी दोनों लेगे पैरेलल वर्क करेगी, और पैरेलल वर्क करेगी तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा और दोनों बच्चे बराबर मिलेंगे। सारी बात समझ में है, लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं, ये आप देख लेना, इसको मैं देख लूंगा। कोई गुंडा है, कोई गलती कर दी इसने, है तो आप ही का बच्चा, आप ही का बच्चा से मतलब आप ही की टीम, आप ही का बेटा। ये थॉट बदल लो। सेकंड पॉइंट, हमेशा अपलाइन के भरोसे मत बैठना। अपलाइन का इंतजार मत करना कि अपलाइन आएगी तो करूंगा या अपलाइन सपोर्ट करेगी तो करूंगा, क्योंकि आप भी किसी की अपलाइन है। इसलिए अपने आप को सेल्फ चार्ज करो, सेल्फ स्टार्ट करो और सेल्फ आगे बढ़ने की ताकत रखो। राइट सर? कभी भी अपनी अप्लायंस को गालियां देना बंद कर दो और अपना काम स्टार्ट कर दो। गालियां से मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, मतलब उनका वेट करना, वो नहीं आई, कब तक आएगी, अगर सर आप आएंगे तो मैं ये काम करूंगा, अरे सर ये नहीं हो रहा। अरे आप खुद अपना दिमाग भी लगाइए ना इसके ऊपर, कहाँ दिक्कत आ रही है। ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगी, गलती होगी तो अपलाइन से डिस्कस कीजिए। गलती होने से पहले आप तो पूरी कहानी को निचोड़ के रख देते हैं तो कहां से बिजनेस बड़ा होगा। दूसरा वर्क क्या करना है, अपलाइन का वेट कम करके खुद के वर्किंग पैटर्न को डेवलप करना है। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग ये काम, कर सकते हैं। तीसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, इस बिजनेस को जितना दूर जाके चालू करोगे सफलता उतनी जल्दी आपको मिलेगी, और इस बिजनेस को जितना पास से स्टार्ट करोगे सफलता उतनी धीरे आएगी। सिंपल सा नियम है। अगर हरिद्वार से बाहर नहीं निकले तो भैया कभी रॉयल्टी से ऊपर नहीं जा पाओगे। और जिस दिन आपने उत्तराखंड को छोड़ दिया और आप राजस्थान में घुस गए, महाराष्ट्र घुस गए, आप वेस्ट बंगाल में घुस गए, उधर जाके बिजनेस को डेवलप किया, तो आपकी सफलता बहुत तेजी से आने वाली है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलते हुए चले जाओगे, पूरे हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य
डेवलप करते चले जाओगे। इसलिए मेरा तीसरा फॉर्मूला, बिजनेस को जितना दूर हो उतना जाके डेवलप करिए, पास से डेवलप करना बंद कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता 6 महीने अगर आपने अपने घर को छोड़ दिया तो। अगर चाहते हो कि पूरी जिंदगी आपके बेटे का हाथ ऐसे रहे ना कि ऐसे रहे, अगर ये हाथ होता है देने वाले का, और देता वही है जिसके पास बहुत कुछ होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा जिंदगी भर किसी का गुलाम ना बने तो 6 महीने अपना घर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साल भर अपना घर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 साल में से 1 साल माइनस ही होगा। 1 साल माइनस होने का मतलब आपकी जिंदगी आने वाली 5 पीढ़ी तक सुधर जाएगी। निर्णय आप लोगों को लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। राइट सर, बात समझ में आ गई। उसके बाद चौथा, कोरोना वायरस के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि मार्च 2020 में एंटर हुआ और उसने हमारे परिवारों को बर्बाद कर दिया। राइट सर, कोरोना वायरस, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उस वायरस से कुछ सीखा या नहीं सीखा, पर मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत कुछ सीखा कोरोना वायरस से। मैंने वो सीखा जिसकी कल्पना मैं आपको क्या बताऊं। देखिए कोरोना वायरस से क्या सीखने को मिला, जानना चाहते हैं? कोरोना हिंदुस्तान के अंदर मार्च 2020 से 2 लोगों ने नेटवर्क के ऊपर बहुत तगड़े तरीके से काम किया। एक तो आरसीएम बिजनेस और दूसरा कोरोना वायरस। दोनों ने नेटवर्क बनाया। क्या बनाया दोनों ने? कोरोना वायरस का पेशेंट बोलता आप मेरे गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बोलता आप मेरे गले लग जा, मैं भी तेरा हो जाऊंगा। दोनों ने नेटवर्क बनाया। राइट सर, एक ने नेटवर्क बना बना के देश को बर्बाद कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों की नौकरियां छीन ली, परिवार में से लोगों को जान से मार दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, यहाँ तक कि हम 2 साल के लिए घरों में कैद हो गए। सड़क पर चलते गाय कुत्ते भी कंफ्यूज थे कि इंसान कहाँ चले गए, है या नहीं। वो हालात हमारे हो चुके थे। भाई भाई को पसंद नहीं कर रहा था। अगर परिवार में भी किसी की डेथ हो जाती तो परिवार का दूसरा आदमी उससे मिलने नहीं चाहता था। उस वायरस ने हमारे देश की ट्रेनों को रोक दिया, जो वर्ल्ड वॉर में भी नहीं रुकी, हवाई जहाजों को रोक दिया, चाइना से चालू हुआ और अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ये है कोरोना वायरस से सीखे हुए नेटवर्क की ताकत। अब कोरोना से सीखो नेटवर्क की ताकत और उसको आप अप्लाई कर दो आरसीएम के अंदर। अगर यही नेटवर्क आपका आरसीएम में बनना लग जाए तो क्या होगा? वही होगा जो 2 साल में हुआ। कोरोना वायरस के पीरियड में जब सब रो रहे थे, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हंस रहा था। जब लोगों की इनकम खत्म हो रही थी, यहाँ पे सबको इंसेंटिव मिल रहा था, एक का भी कमीशन नहीं रुका, एक का भी कमीशन आधा नहीं हुआ। लगातार कंपनी ने अकाउंट में पैसा भेजा, घर बैठे बैठे लोगों का बिजनेस बढ़ रहा था। जहां मेरी पूरी कॉलोनी रो रही थी, मैं छत पे खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था। ये ताकत थी इस बिजनेस की कि उसने मुझे हंसने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मेरी टीम के अंदर लोगों के घरों में इनकम पहुंचाई। बुरे वक्त में भी आरसीएम ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। ये है नेटवर्क की ताकत जो आपको मैं बार बार सिखा रहा हूं। इसलिए प्लीज प्रोडक्ट को काम में लेके नेटवर्क के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लगातार डायमंड क्लब पे फोकस कीजिए, लगातार टारगेट्स पे फोकस कीजिए। कमियां ढूंढना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई कमी लगती है, आपको कोई चैलेंजेस आते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर नमक की थैली खत्म हो गई इसका मतलब नेगेटिव नहीं होना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट कम हुआ तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लगातार अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, बाहर जाके बिजनेस को डेवलप कीजिए। अगर कोई कमी रहती है तो हम बैठे हैं दोस्तों आप लोगों के साथ, और हमारे जैसे भूत यहाँ पर आते रहेंगे और आपके बिजनेस को बड़ा करते रहेंगे। और इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट मंथ में आपके सामने यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं इस बिजनेस में हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट, जो बहुत जल्द बहुत तेजी से आपके शहर में आने वाले हैं, मिस्टर प्रहलाद राय जी, जो आपके बीच में बहुत जल्दी मौजूद होंगे। वो आपको अपने बिजनेस की बारीकियां बताएंगे, वो अपने बिजनेस का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से बिजनेस और क्या क्या देता है। सिर्फ आपको इस मंदिर में माथा टेकना है, आपको लगातार यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट डेट कौन सी है?